हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सब लोगों के सामने MPS 003 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जून 2025 एग्जामिनेशन का, और जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई को है जिन भी बच्चों का। और ये जो है ना, मैं यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, मतलब हर यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं और जो आने की चांसेस है, मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है, ये जो कोड है हमारा MPS 003 है, सबको पता होगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ना, यूनिट 1 से लेकर 3 तक जो है ना, वो इंडियन डेमोक्रेसी और उसके थ्योरेटिकल और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क से रिलेटेड था। ठीक है, तो इन तीनों यूनिट में जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा था और जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुआ है, मैं वो क्वेश्चन लेके आई हूँ। जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताओ। मतलब जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके बारे में हमें बताना है कि उसके फीचर्स क्या है, उसमें अच्छी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे, भूमिका, जिसमें हम क्या बताएंगे कि लोकतंत्र जो है वो लोगों के द्वारा चुना गया शासन है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी देती है। लोकतंत्र में कैसे काम होता है, उसकी अच्छाइयाँ थोड़ी बहुत हम 2-3 पॉइंट्स बताएंगे भूमिका में। ठीक है, उसके बाद नीचे हम पॉइंट्स में जो आंसर देंगे ना, उस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्या क्या पॉइंट्स है जो हम हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हमें हेडिंग लिखना है और उसके बाद इस चीज़ों को डिफाइन करना है। कैसे? सबसे पहले हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका क्या मतलब है कि जो है हमारे भारत देश में जैसे ही आज़ादी मिली थी और जब मतदान का वो अधिकार हम लोगों को मिला था, उसके अंदर ये था कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष आयु का होगा उसको मतदान करने का अधिकार होगा। ये था जब हम स्वतंत्रता के बाद मतदान देते थे उस वक्त। लेकिन अब क्या उम्र है? 18 वर्ष। अब जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होगा वो नाबालिग माना जाता है और वो वोट देने के लिए सक्षम है, उसके मतदान की वैल्यू होती है। तो सार्वभौमिक वयस्क में हम यही बताएंगे कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है वो वोट दे सकता है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी ना, वो संवैधानिक शासन होगा। संवैधानिक शासन मतलब संविधानिक, ध्यान से देखो, इसमें आपको पता लग रहा होगा। संवैधानिक मतलब संविधान का शासन। मतलब हमारा जो भारत देश है, सबको पता है कि भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। ठीक है, तो जो हमारा भारत का देश है ना, संवैधानिक शासन, तो हमारे देश में जो रूल एंड रेगुलेशंस चलते हैं, जो भी शासन वगैरह हो रहा है, वो किसके बिहाफ पे हो रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बिहाफ पे हो रहा है। हम अपने हिसाब से कुछ भी लागू नहीं कर सकते। हमारे संविधान में हर एक निकाय, हर एक चीज़ की सीमाएं और शक्ति निर्धारित है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके पास क्या शक्ति है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री के अंडर कौन काम करेगा और किसके पास क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें किसमें होती है? संवैधानिक शासन में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो बहुदलीय प्रणाली। ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी विशेषता है। कैसे? जो भारत देश है ना, इसमें एक दल नहीं है। बहुदलीय मतलब कि एक से ज़्यादा दल, 2 से ज़्यादा दल भारत में विद्यमान है। अभी भारत में राष्ट्रीय 8 बहुदल है जिसको मान्यता प्राप्त है। वैसे अलग अलग क्षेत्रीय दल भी बहुत सारे हैं। बहुदलीय की क्या विशेषता है? विशेषता इस प्रकार है कि जो भारत देश है, भारत बहुत बड़ा देश है और ये संस्कृतियों में, धर्म में, राष्ट्र भाषाओं में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है भारत में। इस कारण जो है ना, कोई भी एक इंसान जो है पूरे भारत को मेंटेन नहीं कर सकता। और अगर किसी एक इंसान या किसी एक पार्टी के पास सारी शक्तियाँ आ गई ना, तो वो उस पावर का, उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। तानाशाह शासन भी बन सकता है, जैसे कि किम जोंग उन है, कोरिया वगैरह में है, जैसे कि चाइना वगैरह में होता है ना, वैसे कि एक दल सिर्फ काम करेगी नहीं। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है। मान लो अगर केंद्र में भाजपा है, बीजेपी, तो उसके अलावा और भी पार्टीज वगैरह है, जैसे कि आम आदमी पार्टीज हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई। ये जो लोग हैं ना, ये केंद्र में जो भी सरकार है ना, उसके कार्यों का निरीक्षण करते हैं। और जो केंद्र की सरकार है ना, वो कोई भी निर्णय ऐसा ना ले ले जिससे लोगों का अहित हो, जिससे लोगों का भला ना हो, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं। जो केंद्र में सरकार है, उसके अलावा जितनी भी बाकी पार्टीज होती है, दल वगैरह होते हैं, वो हमारे जो है ना विपक्षी दल कहलाते हैं, जो सरकार के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उनके गलत कार्यों का आलोचना करते हैं और सरकार को अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, है
है ना। क्योंकि अगर सरकार कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे जनता की भलाई नहीं होती, जनता का नुकसान होता है, तो भाई जो भी विपक्षी पार्टी है वो तो सरकार की आलोचना करेगी, नॉर्मल सी बात है। और जब सरकार की आलोचना होगी तो सरकार अपनी इमेज अच्छी करने के लिए वो काम करते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। एज अ ह्यूमन बीइंग सभी को ना हक मिलने चाहिए, अधिकार होने चाहिए कि अगर उसके किसी भी उसके साथ बुरा हो रहा है, कोई व्यक्ति उसके साथ बुरा कर रहा है, तो वो समाज में कैसे रहेगा। तो समाज में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ कुछ व्यवहार बुरा हो रहा है तो वो उसके पास अधिकार होने चाहिए कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके उस बुरे कर्तव्य को रोक सके। इसलिए जो है ना, भारत में 6 मौलिक अधिकार मिले हमें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शैक्षणिक अधिकार, और लास्ट वाला तो ये भी है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि बाकी अगर किसी संविधान के अधिकारों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लास्ट वाले जो है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत जाके अपनी याचिका दायर करवा सकते हैं। और जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो आपके भी तो कर्तव्य है ना। अगर आप गवर्नमेंट से ये बोलते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी कोई भूमि है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने छीन ली है, तो आप, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप गवर्नमेंट से बोलते हो कि मुझे अपना राइट चाहिए, मुझे वो ज़मीन चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको वो ज़मीन मिलती है तो ये आपका राइट है, आप केस लड़े, आपको वो ज़मीन मिल गई, लेकिन आपका ये कर्तव्य भी है कि आप उस ज़मीन का गलत कार्यों के लिए प्रयोग ना करो, अच्छे कार्यों में प्रयोग करो। घर बनाओ, रहो, या किसी संस्था को दो, ये आपकी मर्जी, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे कि किसी और का नुकसान हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर देंगे ना, 2 से 2.5 पेज में ये चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती है। उसके बाद जो है हम व्याख्या लिख सकते हैं कि भारत लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, जिसमें हर नागरिक को समान मतदान का अधिकार है। मतलब हर व्यक्ति का एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने वोट दिया एक तो मेरे एक वोट की 2 वैल्यू होगी, 2 काउंटिंग होगी, और आपकी 1 होगी, या किसी थर्ड पर्सन की 3 होगी। नहीं, अगर एक इंसान की 1 वोट वैल्यू है। ये एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। मतलब हम लोगों ने इसको खुद चयन किया है, जहाँ जनप्रतिनिधि संसद व विधानसभा के जरिए शासन करते हैं। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। ठीक है, अगर लोकतंत्र का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका जो है ना, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए मौजूद है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया एक क्वेश्चन को समझाने में, बट मैं इतना डीपली समझा रही हूँ कि अगर आपको इनमें से 3 पॉइंट भी याद आए ना, तो आप इन 3 पॉइंट को, कोई भी 3 पॉइंट हो, इन तीनों पॉइंट को भी इतने अच्छा डीपली डिफाइन कर दोगे ना, तो आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इग्नू में हमें एक्स्ट्रा शीट तो मिलती नहीं। एक जो हमें आंसर है ना, वो दोनों साइड मिला के 4 से 5, मतलब अगर आप पूरी शीट काउंट कर रहे हो तो 1 2 हो गया, मतलब 4 1 हाफ। और अगर आप दोनों साइड की शीट काउंट कर रहे हो तो मतलब 4 से 5 के बीच में आपका आंसर लिखना होता है। तो फर्स्ट पेज में तो हम भूमिका लिख देते हैं, सेकंड में हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, जिसमें तो 2-3 भी कर दोगे तो काफ़ी है, और निष्कर्ष लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे भूमिका में? कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार एक सीमा के अंदर रहकर कर सकते हैं, जब तक सामने वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखना। राष्ट्र का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, जो कि भारत का विशेषता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपने प्रेमबल पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पूरा पढ़ा होगा। उसमें धर्मनिरपेक्ष भी मेंशन है। तो भूमिका में तो ये आप यही चीज़ें लिखोगे कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई। ठीक है, उसके बाद जो है ना, आप आगे बढ़ोगे तो फिर से हम अपने
आंसर को पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। कभी भी ना आप पैराग्राफ में आंसर डिफाइन मत करना, पॉइंट्स में आप आंसर डिफाइन करोगे ना तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, मतलब अब हम ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और हेडिंग में हम ये चीज़ें अब अपना आंसर मेंशन करेंगे कि जो राज्य है ना, राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, मतलब जो भारत देश है इसमें एक धर्म तो है नहीं, हिंदू भी मतलब सनातनी भी है, इस्लाम भी है, जैन, पारसी, सिख, काफ़ी सारे धर्म हैं। तो मतलब हम हर किसी को तो राष्ट्र धर्म बना नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर देंगे, क्योंकि अगर हमने किसी एक धर्म, मान लो अगर हमने इस्लाम या सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया तो फिर बाकी समुदायों में डर का माहौल होगा। उनको ऐसे लगेगा कि हम अल्पसंख्यक है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए हम कोई भी एक धर्म को राज्य का घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन करेंगे। सेकंड में होगा कि सभी धर्मों का समान आदर, मतलब चाहे वो इस्लाम धर्म हो, सनातन हो, सिख, पारसी, जैन, कोई भी धर्म हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, उनकी संख्या कितनी भी हो, ये मैटर नहीं करता। हम सबको एक नज़र से देखेंगे। हमारे नज़र में कोई व्यक्ति पहले इंसान है, उसके बाद उसका धर्म आता है। वैसे भी कभी भी धर्म मैटर नहीं करता। यही रीज़न है कि स्कूलों में सभी बच्चों को एक जैसी ड्रेस पहन के आना होता है, ताकि ड्रेस के बिहाफ पे कोई किसी को जज ना करे। जैसे होता है ना, इस्लाम धर्म में बुर्का पहनना होता है, तो ये सारी चीज़ें कॉलेज में तो चल जाती है, पर स्कूल में ऐसा नहीं चलता। स्कूल में सब लोगों को सेम ड्रेस पहन के आनी होती है, जिससे धर्म का पता नहीं लगता और सभी धर्मों का सम्मान होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब हमें भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। मतलब अगर मैं सनातनी हूँ या मैं इस्लाम हूँ या मैं सिख हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं क्रिश्चियन धर्म अपनाऊँ, तो मैं वो धर्म अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, कहीं भी बाध्य नहीं हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता कि नहीं तुम ये धर्म नहीं अपना सकते, या कोई मुझे धमकी नहीं दे सकता। मेरे को अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, मेरे को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अगर मैं इस्लाम से हूँ या मैं सनातनी धर्म से हूँ, तो मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकती हूँ, मंदिरों में कीर्तन करवा सकती हूँ, सभा बैठा सकती हूँ। लेकिन ये जो प्रचार प्रसार होगा धर्म का, ये शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से होना चाहिए। तब तक ये सही माना जाता है जब तक आप अन्य धर्म को कोई नुकसान ना पहुँचा रहे हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे ना, उसके बाद आप व्याख्या मतलब निष्कर्ष लिखना कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इसका अर्थ यह है कि राज्य न किसी विशेष धर्म को मान्यता देता है और ना ही भेदभाव करता है। और ये चीज़ें कहाँ मेंशन है, मौलिक अधिकार तीसरे में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख दोगे ना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर मेरे समझाने में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं उस गलती में ज़रूर सुधार करूँगी, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया है ना, ये यूनिट 1 से 3 के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब जो है ना, हम यूनिट 4 to 6 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस से रिलेटेड है। तो अब हम यूनिट 4 से लेकर 6 के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो रीड करेंगे, ठीक है। जिसमें से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संसद और कार्यपालिका के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो संसद और कार्यपालिका, सबसे पहले हम भूमिका में बताएंगे कि संसद क्या है, संसद में कौन से सभा चलती है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की 2-4 विशेषता लिख देंगे, राज्यसभा की विशेषता लिख देंगे कि लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, वो 5 वर्ष में भंग होती है, जबकि राज्यसभा अभंग होती है, मतलब उसे भंग नहीं कर सकते, प्रत्येक 2 साल में उसका 1/3 सदस्य बदलते हैं। इतना इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह को डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है हम संसदीय प्रणाली एज अ टॉपिक लिख सकते हैं, जिसमें जो है हमें संसद के बारे में लिखना होगा कि संसद क्या है, कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, हम संसद और कार्यपालिका के बीच जो भी संबंध है उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि संसद जो है सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, ठीक है। अपनी शक्ति का विधायिका से प्राप्त
करती हैं और विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, मतलब जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वो अपनी शक्तियों के लिए किस पर निर्भर होते हैं? विधायिका पर। और जो उन्हें शक्ति मिल रही है उसका सही उपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो इसका उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। किसको? विधायिका को। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि सरकार का मुखिया होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का मुखिया होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। संसद में बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि जब तक संसद में बहुमत ना मिले तब तक वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और अगर बन गया, लोगों ने उसे प्रधानमंत्री चुन लिया है ना, तो आप लोगों को पता है कि उसको एक लिमिटेड टाइम में अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी बहुमत उसको हासिल करना होता है। एक लिमिटेड टाइम होता है उसके पास। ठीक है, कहाँ थे हम? एक मिनट गाइस। संसद में बहुमत दल का नेता होता है कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब पीएम, प्रधानमंत्री, और उसे संसद का विश्वास प्राप्त करना होता है। मैंने बताया कि अगर बाय चांस लोग उसको प्रधानमंत्री चुन लेते हैं लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है, तो उसको लिमिटेड टाइम में विश्वास प्राप्त करना होता है और बहुमत हासिल करना होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति राम नाम का प्रमुख होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति वो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जहाँ पे राष्ट्रपति मुख्य होता है लेकिन निर्णय ज़्यादातर प्रधानमंत्री लेता है और राष्ट्रपति सिर्फ दिखावे के लिए होता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई है वो सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ें मेंशन है यहाँ पे कि संसदीय प्रणाली चलती है भारत में, जिसमें कि 2 शासक होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति जो मुखिया होता है और एक होता है प्रधानमंत्री। भले ही राष्ट्रपति मुखिया होता है लेकिन सारे नीति नियम ज़्यादातर प्रधानमंत्री बनाता है और शक्ति भी ज़्यादातर प्रधानमंत्री शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी बात यही कि कार्यपालिका संसद को जवाबदेह हैं। कैसे? अगर कार्यपालिका कोई ऐसे कानून बना रही है, मतलब विधेयक बना रही है जो गलत है, तो उसको संसद को जवाब देना पड़ेगा कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व आपको पता ही है कि देश का सर्वोन्नति विकास हो, उन्मुख की तरफ जाए, विनोन्मुख ना हो, ये चीज़ें उनको मेंटेन करनी है। संसद प्रणाली में सरकार और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत अच्छे संबंध है और ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? विधायिका जो है संसद, ये लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है और कानून बनाते हैं, सरकार की नीतियों पर बहस करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। सांसद ना हम लोग चुनते हैं डायरेक्टली, ताकि वो आगे लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करे। यदि कोई कानून बने और वो हमारे एरिया के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो वो सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि हमने उसे चुना है। ठीक है, तो वही दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है, ये संसद द्वारा चुनी जाती है और कानूनों को लागू करने और देश का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब जिन सांसदों को हमने चुना है वो कार्यपालिका सरकार को चुनती है। सरकार कौन? पीएम को कार्यपालिका चुनती है कि वो अच्छा काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? कार्यपालिका। और इसका मुआयना कौन करती है? संसद। नेक्स्ट जो है वो है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब कि आप जवाब देने के लिए मतलब बाध्य हो कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जो कार्यपालिका है, पीएम जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, जिसका मतलब है उसे संसद के प्रति अपने कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको संसद से या सारी चीज़ें अनुमति लेनी पड़ती है। बहुमत का शासन, सबको पता है कि जो सरकार बनाते हैं और या कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो गठबंधन करके बहुमत ले, चाहे वो एकल नीति से गठबंधन ले, लेकिन उसे बहुमत साबित करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुमत की सरकार नहीं आती तो उनको लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपको इस से इस समय तक में अपने आप को बहुमत साबित करना है, चाहे आप किसी से गठबंधन करो या जैसे भी करो। और अगर आप उस लिमिटेड टाइम में गठबंधन या किसी भी तरीके से खुद को बहुमत साबित नहीं कर पाए बहुमत के शासन, तो फिर आपको वो सीट गंवानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसकी क्या विशेषता है? इसमें संसद और कार्यपालिका के बीच का संबंध पूछा है ना। तो क्या होता है?
बहुमत का शासन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। शक्तियों का पृथक्करण मतलब अलग अलग होता है। संसद प्रणाली में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता, जैसा कि अध्यक्षीय प्रणाली में होता है। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग शक्ति होती है, लेकिन संसद प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम जो है यहाँ पे अपना व्याख्या देंगे। कैसे? भारत में एग्जीक्यूटिव संसद को जवाबदेह होती है, मतलब जो पीएम है वो संसद के प्रति जवाबदेही है कि वो जो भी कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री लोकसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को हटाया भी जा सकता है। प्रस्ताव कौन लाता है? मतलब अपोजिट पार्टी, विपक्षी दल जिन्हें कहते हैं। ठीक है, जो 4 से लेके 6 यूनिट तक है, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसमें जो है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में पूछा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम वो बेसिक बताते हैं। कि जैसे जो न्यायपालिका है ना, मतलब जो जजेस वगैरह है जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल पूर्ण निष्पक्षता के साथ किसी भी क्रिमिनल केस हो या कोई भी केस हो, उसका निष्पक्ष भाव से वो करे, क्या कहते हैं, केस को सॉल्व करे। मतलब किसी भी एक पार्टी का वो ना ले पक्ष, दोनों पक्षों को देखे, और जो भी इंसान कसूरवार हो उसको सज़ा मिले, निर्दोष को सज़ा ना मिले। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से अपने न्यायालय के समक्ष आए मामले को निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए निर्णय ले सकता है। मतलब वही जो मैंने बताया आपको कि जो न्यायाधीश के मतलब जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो जजेस होते हैं, वो अपने न्यायालय मतलब उनके जो कोर्ट में जो भी केस आए हैं, जो भी मामले आए हैं, उसको निष्पक्ष रूप से हल करे और उसका निर्णय ले। मतलब किसी एक पार्टी का जवाब ना ले, किसी और के पैसों का लालच न ले, निष्पक्ष रूप से जो भी हल आ रहा है वो निर्णय ले। किसी भी बाहरी पक्ष जिसमें अन्य न्यायाधीश भी शामिल है से किसी भी अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त हो। जैसे होता है ना कि मान लो जो केस है वो किसी और जज के पास गया है, लेकिन अगर हमारी किसी और जज से पहचान है तो वो जज उस जज के कारण में हस्तक्षेप करके केस चेंज करवा दे तो नहीं, इसका मतलब गलत हुआ। जो केस जिसके पास गया है उसको अन्य न्यायाधीशों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनका अधिकार कुछ भी हो, वह संस्थाएं हैं। न्यायिक फैसले निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सच्चे होने चाहिए, उसमें कुछ भी चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी मामले के तथ्यों, व्यक्तिगत योग्यता और कानूनी तर्कों और अप्रासंगिक कानूनों के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध या इच्छुक पक्षों के अनुचित प्रभाव के ये सिद्धांत सभी के लिए समान कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और वैसे भी हम लोगों के पास समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार है, इसलिए न्यायपालिका को चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से हमारा केस लड़े, किसी की शक्ति के दबाव में ना आए। और फिर जो है कि स्वतंत्रता के बारे में पूछा है, तो स्वतंत्रता में तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लिख दोगे तो 5 मार्क्स तो आपके वैसे ही कंफर्म हो गए 20 में से, है ना। बाकी के आगे मार्क्स है वो कैसे कंफर्म करेंगे हम? पॉइंट्स में हम आंसर को डिफाइन करेंगे। कैसे? हम सबसे पहले लिखेंगे नियुक्ति और सेवा की सुरक्षा। मतलब जो भी नियुक्ति वगैरह हो रही है, चाहे वो जजेस की हो रही है, हाई कोर्ट में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, या जो वकील वगैरह बन रहे हैं, उन लोगों की नियुक्ति एकदम निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं फर्जीवाड़ा हो, पैसे लेके उनको सीट दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा की सुरक्षा मिलनी चाहिए। भाई कोई भी इतने बड़े पद पे जा रहा है और अगर वो घूस लेके ऊपर जाएगा तो ये तो कंफर्म है कि वो आगे भी ऐसे ही करेगा, आगे भी लोगों से पैसे लेके केस करेगा ना। मतलब जो पार्टी उनको पैसे दे देगी वो उस पार्टी को जिता देगा, तो ऐसा नहीं करना। निष्पक्षता और सुरक्षा हमें देखना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति करनी है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि मान लो किसी कोर्ट ने एक फैसले को लेके, मतलब 2 पार्टी के बीच में लड़ाई हुई, 2 घरों के बीच में, कि ये ज़मीन राम का है और राम बोलता है ये ज़मीन श्याम का, वैसे वो ज़मीन श्याम का ही होता है। ठीक है, तो बाई चांस अगर कोर्ट ने केस लड़ा गया और जो भी
वो है ना जज, और उसने जो है श्याम के विरोध में केस सुना दिया, मतलब उस ज़मीन को राम का करार दिया। तो ये तो श्याम के साथ धोखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अब वो केस फाइनल हो गया, डन हो गया, अब जो निर्णय सुना दिया कोर्ट या न्यायाधीश उस केस को दोबारा रीड नहीं कर सकती। ऐसा पहले था पर अब नहीं है। अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि मतलब जो हमने निर्णय ले लिया है कोर्ट में, अब हम उसको दोबारा समीक्षा कर सकते हैं, मतलब दोबारा रीड कर सकते हैं कि वो जो भी हमने निर्णय लिए थे वो सही थे या गलत थे। किसी निर्दोष व्यक्ति की तो उसमें सज़ा नहीं मिल रही, गलती नहीं ना, और जो दोषी है वो खुलेआम तो नहीं घूम रहा है, इसलिए हम उसकी समीक्षा दोबारा कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बिल्कुल फ्री है, जो कि हमने अमेरिका से लिया है। निष्पक्षता तो आपको ऊपर बता ही दिया कि जो भी केस लड़े हम निष्पक्षता के साथ लड़े, किसी भी पार्टी के फेवर में ना लड़े, क्योंकि हम एक बहुत बड़े पद पे हैं। हमारा कार्य है ये कि हम बिना किसी भेदभाव, बिना पैसे लिए, बिना किसी एक पार्टी का समर्थन, धर्म, राजनीति सबसे परे होकर निर्णय लें। बाकी जो है ये है व्याख्या, मतलब निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि भारतीय न्यायपालिका को संसद द्वारा संविधान द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वे कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होकर न्याय कर सके। ये संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। मतलब यही है कि जो न्यायपालिका का है ना, इसको ये शक्ति हम लोगों ने थोड़ी दी है कि वो निष्पक्ष रूप से वो करे, अधिकार ले, या किसी का हनन ना करे या गलत उपयोग ना करे। इसको ये अधिकार संविधान ने दिए हैं। और संविधान ने क्यों दिए? ताकि जो कार्यपालिका है ना और जो विधायिका मतलब पीएम वगैरह जो है, और जो रूल्स बनाते हैं संसद वगैरह, वो उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता सबसे ज़्यादा मेन है और उसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, और बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट 7 to 10 डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, चैप्टर्स वगैरह है। मतलब यूनिट 7, 8, 9, 10 इन सारों में जो है नए डेवलपमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो अब हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में नियोजन की प्रणाली क्या है। अब नियोजन सुनते ही सबके दिमाग में पंचवर्षीय योजनाएं आई होगी, नो डाउट। ठीक है, हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम भूमिका, इंट्रोडक्शन, जो भी आप कहते हो, इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि नियोजन क्या है, उसकी भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नियोजन कब जन्म हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्या जरूरत थी। तो भूमिका बताते हैं। भारत में नियोजन की शुरुआत 1950 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं के साथ हुई थी। देखा, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना दिमाग में आता है, वही है। तब से भारत ने कई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है। भाई, भारत में 1950 से लेकर आपातकालीन तक बहुत सारे, आपातकालीन के बाद में भी पंचवर्षीय योजनाएं 2014 तक चली है। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया है ना। तो क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं में हम प्लानिंग बना के आगे हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, उद्योग हो, कोई भी टॉपिक हो, क्या किया जाता है, इन योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में हम इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। नियोजन की प्रक्रिया में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो नियोजन होता है ना, उसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र के लोग भी होते हैं और नागरिक समाज, मतलब कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनकी पहुँच होती है, जिनको ज्ञान होता है, जैसे फिलोसोफर हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, वो सारी चीज़ें भी वो सारे लोग भी अपने राय देते हैं, भूमिका निभाते हैं। भारत में नियोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्यों? क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों को प्रभावी उपयोग करके विकास की गति देना और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नियोजन हम इसलिए बनाते हैं ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए भी हम संसाधन बचा सकें। हम संसाधनों का उपयोग कुछ इस तरीके से करें कि भावी पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, ये तो इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया हमने। अब मुख्य बिंदु पढ़ेंगे कि नियोजन के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, ठीक है, नो डाउट।
फर्स्ट जो पॉइंट है ना पंचवर्षीय योजना, हम इसमें कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। वैसे तो जो है भारत में अब तक 1951 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक है, सबको पता होगा। तो हम 12 तो पंचवर्षीय योजनाएं डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 1 2 3 डिफाइन कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 मतलब 1951 से 56 तक था। उस समय काल में कौन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त क्या मॉडल अपनाया था, डोमर मॉडल अपनाया था, उस बिहाफ पे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया था। और उस समय का हमारा जो मेन मोटिव वो क्या था, कृषि। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मोटिव था ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो हमारा कृषि का मोटिव था। जो सेकंड फर्स्ट ईयर प्लान हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो 1956 से 61 के बीच में हुआ, जिसमें जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मॉडल कौन सा था, महालनोबिस मॉडल, सबको पता होगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, उद्योगों, जो भारी उद्योग है ना उन क्षेत्रों का विकास करना। फर्स्ट में कृषि, सेकंड में भारी उद्योग और थर्ड में दोनों मिलाकर कृषि और रक्षा उद्योग का मतलब कह सकते हो विस्तार करना। जो थर्ड वाला पंचवर्षीय योजना था वो 1961 से 66 के बीच में चला। इस वक्त भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 पंचवर्षीय योजना हुए थे, तीनों में जवाहरलाल नेहरू थे कौन, पीएम। जो इसमें मॉडल था ना वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल समथिंग था। ठीक है, जिसमें जो है ना हमने कृषि और भारी उद्योग रक्षा उद्योगों को ध्यान में किया था। तो हम पंचवर्षीय योजना में स्टार्टिंग के 3 बता सकते हैं, लास्ट का बता सकते हैं 11वां 12वां की जो 11th पंचवर्षीय योजना हुई थी 2007 से 12 तक हुई थी। और जो उसमें जो है हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम तीव्र समावेशी विकास को अपनाएं, जल्दी से जल्दी विकास करें, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे, जो कि बहुत एक इकोनॉमिस्ट थे, नो डाउट। और जो लास्ट जो था ना पंचवर्षीय योजना, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 17 तक हुआ था। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद जब तक वो पंचवर्षीय योजना चला, 12th वाला चला, उसके बाद उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू करके नीति आयोग की स्थापना की, जिसमें नीति आयोग सारी चीज़ें डिफाइन करता है। जिसमें जो है ना ये उद्देश्य था, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना उसमें भी मनमोहन सिंह जी ही थे पीएम। और जो भी था ना उनका ये था कि जो ईयरली जो है ना 10% आर्थिक विकास दर बढ़ानी है हमें, हर ईयर 10% विकास हमें करना ही, जीडीपी ग्रोथ करना है। ठीक है, सेकंड जो है समावेशी प्रयास, मतलब ये सारी चीज़ें ना वही है जो पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। जो मैंने आपको बताया कि समावेशी योजना जो है ना ये 11th 5 ईयर प्लान मतलब 11वीं 5 ईयर प्लान में जो 2007 से 12 तक थी, उसका ये मेन मोटिव था। क्षेत्रीय समानता को जो भी है अलग क्या कहते हैं, अलग करना, क्षेत्रीय असमानता को कम करना। ये जो था ना वो चौथा जो पंचवर्षीय योजना था ना, जिस वक्त इंदिरा गांधी थी पीएम, उस वक्त का था ये कि औद्योगिक विकास करना है और गरीबी कम करना है, क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। ये सारे मोटिव 4th 5 ईयर प्लान में थे। नियोजन की भूमिका, विकास को दिशा देना, इन सब चीज़ों के लिए ही हमने पंचवर्षीय योजना बनाई थी कि हम अपने विकास को दया दे सकें। नियोजन की भूमिका मतलब नियोजन करके कोई नीति बनाए तो हम हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि हम स्टडी भी अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें तो वो अच्छा रहता है। जो नेक्स्ट है, नियोजन देश के विकास के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। यह निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों को निवेश करना है, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और किन तरह के संसाधनों का उपयोग करना है। संसाधनों का उचित उपयोग करना है, मैंने बताया था कि संसाधनों का हमें इस तरह उपयोग करना है कि हमारे साथ साथ भावी पीढ़ियाँ भी उसका उचित उपयोग कर पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं जो लिमिटेड होते हैं, पेट्रोल वगैरह कुछ होते हैं, खनिज लवण, जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हमें उनका यूज़ इस तरीके से करना है कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, साथ में फ्यूचर भी जो भी फ्यूचर होंगे, भावी पीढ़ी वगैरह होगी, उन लोगों के लिए भी ये उपलब्ध हो। ये वही चीज़ें हैं, देखो जो मैंने भी बताया कि नियोजन ये सुनिश्चित करता है कि देश के सीमित संसाधनों का उपयोग दक्षतापूर्ण हो, जिससे संसाधनों का अपव्यय कम हो, मतलब फालतू की चीज़ें कम खर्च हो और अधिकतम लाभ हो, सामाजिक आर्थिक असमानता कम करी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
नियोजन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करता है। सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे, विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों तक। नियोजन ये चीज़ें इसलिए मेन बनाया जाता है कि जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समुदाय जो हाशिए पर है ना, उन लोगों को विकास का लाभ मिले, उन लोगों तक अच्छी पहुँच हो, खाना, रोजगार, इन सब चीज़ों का आधारभूत संरचना का विचार करता है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा सब महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि जो सेकंड मॉडल था, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी ना, वो तो मेन उद्योग के लिए ही था, भारी उद्योगों का विकास करना, और थर्ड में तो दोनों था, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, नो डाउट। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लेना। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कृषि का विकास करना है, या कृषि क्षेत्र में सुधार और उत्पादन बढ़ाने का तरीका करना है। जब एक टाइम ऐसा आया था कि भारत में अनाजों की कमी हो गई थी, तब हरित क्रांति का निर्माण हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो थे ना, क्या कहते हैं, हमारे पीएम वगैरह थे, नहीं मोहन नहीं, कोई और था, आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनके टाइम पे ना क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे। उनके टाइम पे ऐसा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर चाइना और भारत का युद्ध हुआ, तो उस वक्त जो है खाद्यान्न वगैरह की, अनाज वगैरह की कमी होने लगी, जिसके बाद जो है हमने क्या किया, हमने हरित क्रांति का विकास किया, खेती पर जोर दिया, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ नियोजन है, जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, तो उन अच्छी चीज़ों को पूरा करने में चुनौतियाँ तो आएगी, क्योंकि अगर हम भी कुछ अच्छा काम करने का सोचते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम यूपीएससी करेंगे, या हम लोगों का भलाई करेंगे, या हम घर में प्लांट्स लगाएंगे हैवी क्वांटिटी में, तो लोग विरोध करते हैं, घर वाले सुनाते हैं कि इतने प्लांट्स क्यों लगा रहे हो। लाइक मैं प्लांट्स लगा, मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो हमारा खुद का घर नहीं है, तो मेरी मम्मी, मैं जितने पौधे लगाती हूँ, मुझे सुनाती रहती है कि इतना पौधा क्यों लगा रही है, घर में जगह नहीं है। तो लोग विरोध करते हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं। तो जब नियोजन बना रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो चुनौती आएगी, नॉर्मल सी बात है। नियोजन के बावजूद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ज़रूरी थोड़ी है कि जो हम वो प्लान बनाएं वो सफल ही हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो, जो चुनौतीपूर्ण हो। तो सबसे पहले जो चुनौतियाँ थी ना, वो पड़ते गरीबी और असमानता। भारत में गरीबी और असमानता अभी भी एक बड़ी समस्या है। नियोजन को इन समस्याओं से निपटने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि भले ही इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का जो चौथा पंचवर्षीय योजना था ना, और पांचवा पंचवर्षीय योजना था, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और न्याय व्यवस्था पर जोर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी हम देखते हैं कि गरीब और अमीर के बीच बहुत ज़्यादा खाइयाँ हैं, गरीब होता जा रहा है, हाशिए पर आते जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, अविकसित देश विकासशील बनने और विकासशील देश विकसित बनने की होड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है, वो संरक्षण पे भी ध्यान नहीं देते, प्रदूषण फैलाते हैं बस। वित्तीय संसाधन, अब इतना प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की कमी तो होगी, मतलब पैसे चाहिए होंगे। वित्तीय संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल होता है, चुनौती होता है, क्योंकि देखा था आपने जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ था, चाइना और इंडिया वॉर हुआ था, तो जो हमारा देश है ना, वो चीज़ों से जूझ रहा था, कमियों से। तो इन संसाधन जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि जो भारत में नियोजन की प्रक्रिया 1951 में शुरू हुई थी, उसका मेन उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के न्याय संगत उपयोगों को सुनिश्चित करना था। नीति आयोग अब योजना आयोग की जगह ले चुका है। मैंने बोला था 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 2012 में शुरू हुई थी, जो 2017 तक चली, और जैसे ही 2017 में ख़त्म हुई तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने नीति आयोग को स्थापित किया। योजना आयोग को हटा के, मतलब पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग की स्थापना की। ओके, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। अब जो ये चैप्टर था ना 4 कहाँ गया, 4 to 6 है ना, इसमें से ही और क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि जो है, नहीं सॉरी 4 to 6 नहीं,
7 to 10। जो हमने नियोजन का क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये यूनिट नंबर 7 to 10 डेवलपमेंट और प्लानिंग के बीच से आया था। तो इसी यूनिट 7 to 10 के यूनिट के बीच में एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट होता है, जो कि MPS 4 में भी आया था, 2 में भी आया था, आज भी आया था। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा पता होगा उन्हें, है ना। विकास और पर्यावरण के बीच आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने आंसर में मेंशन करते हैं भूमिका। भूमिका में हम बेसिक चीज़ें बताते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की अनिवार्यता है। मतलब विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि विकास के लिए जो है हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। जब तक हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, नेचुरल चीज़ें नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक हम उस रॉ मटेरियल को आगे फाइन मटेरियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और रॉ मटेरियल लेने के लिए हमें पर्यावरण पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वही बताया कि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उनका अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। अब हम अंधाधुंध प्रयोग मतलब पेजेस बनाने के लिए पेड़ काटते रहे तो ये तो पेड़ को कमी हो जाएगी, फिर बाढ़, मृदा अपरदन जैसी जो भी घटनाएं होती है वो आएगी ना। इसलिए हमें विकास को भी प्रभावित करना है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, सतत विकास का प्रयोग करना है। कैसे? कि हम चीज़ों का प्रयोग ऐसे करें कि चीज़ों का प्रयोग भी हो जाए और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। हमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास करने की आवश्यकता है। मतलब हमें ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और हम धीरे धीरे डेवलपमेंट भी करते जाएं। जिसमें से मुख्य 3 बिंदु हम डिफाइन कर सकते हैं। सतत विकास पोषणीय वही होता है कि आप किसी भी संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें कि उस संसाधन का दोहन भी ना हो और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए और विकास भी हो जाए और जंगलों या भावी पीढ़ियों के लिए उसमें कोई समस्या ना हो। पर्यावरणीय क्षति को रोकथाम करनी है। जैसे हमें पेड़ ना काटने की बजाय पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। जन भागीदारी, हमें सम्मेलन करना चाहिए, पेड़ की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी जो है इसमें आप ये बता सकते हो कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा मतलब निष्कर्ष है कि आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ियाँ भी संसाधनों का उपयोग कर सके, जो कि सतत विकास पोषने की अवधारणा है। सो गाइस, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी बन जाएगी, पर क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ इसलिए शायद ये वीडियो लंबी होगी। तो लास्ट 2 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि यूनिट 11 to 13 से है। मतलब सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट एंड गवर्नेंस से है। इसका आंसर ना हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत में सिविल सोसाइटी की भूमिका पर प्रकाश डालना है। सिविल सोसाइटी क्या होता है? नागरिक समाज होता है, जिसमें हम सबसे पहले भूमिका बताएंगे। नागरिक समाज संगठन गरीबी उन्मूलन और हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ नीतिगत संवाद में संलग्न होते हैं, नीति निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करते हैं। नागरिक समाज जो है संगठन है वो गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाने और जो हाशिए या फिर जो वंचित समुदाय है उन लोगों को सशक्त मतलब मजबूत बनाने जैसे मुद्दों के लिए काम करते हैं, नीति बनाते हैं और नीति निर्माण करने के साथ साथ कार्यान्वयन मतलब उस नीति को लागू भी करते हैं और निगरानी करते हैं कि उस नीति का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उदाहरण के लिए विप्लव फाउंडेशन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या मुख्य बिंदु बता सकते हैं कि शासन में पारदर्शिता, जागरूकता फैलाना और मानव अधिकारों मतलब सिविल सोसाइटी में ये आवश्यक है कि शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है, किस वर्ग के लिए क्या कार्य कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जागरूकता होना चाहिए लोगों में कि उनके पास आरटीओ की राइट है, उनके पास ये राइट है कि सरकार कब क्या किसके लिए कर रही है वो ये जान सकते हैं, जब तक कि वो देश की सुरक्षा का मामला ना हो। मानव अधिकार की रक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें पूछने का हमारे पास राइट है। अब हम जो है इसमें निष्कर्ष लिख देंगे कि सिविल सोसाइटी में NGOs, मीडिया और जन आंदोलनों की भूमिका होती है, क्योंकि जो गरीब और वंचित समुदाय होते हैं उन पर जो है मोस्टली NGO जो कि गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो गवर्नमेंट का अंडर नहीं आती है, वो एक अलग समूह होता है जो लोग आपस में बनाते हैं और गरीब वंचित लोगों की सहायता करते हैं। मीडिया जो कि सरकार को अवगत कराती है ऐसे वंचित समूहों से और जन आंदोलन होते हैं
जो सरकार को उत्तरदायी बनाने में मदद करती है, क्योंकि एनजीओ, मीडिया और जन आंदोलन ये सारी चीज़ें जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, ताकि सरकार को ये ध्यान रहे कि समाज में ऐसे वर्ग भी है जिनको स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। सूचना का अधिकार जो मैंने आपको बताया वो हमारे पास है, ताकि समाज में भ्रष्टाचार ना हो, हम ये जान सकें कि सरकार कब क्या और क्यों कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुड गवर्नेंस की विशेषता के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि सुशासन क्या होता है। तो सुशासन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पारदर्शिता, मतलब अच्छा शासन ये होता है जिसमें पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन सबका हिसाब जनता को वो देती है। समय समय पर वो अपने भाषण देती है और जनता को ये अवगत कराती है कि वो कौन सी नीति बना रही है, किस समूह के लिए बना रही है, क्या सोच के बना रही है, ठीक है। उत्तरदायित्व, मतलब सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका हक मिले। प्रभावशीलता, सरकार जो नियम बनाती है, गुड गवर्नेंस की यही अच्छी विशेषता है कि जो सरकार नियम बनाती है वो ये देख के बनाती है कि वो समाज के कितने लोगों पर प्रभाव डालेगी, कौन सा वर्ग अच्छा मतलब उस नीति से प्रभावित होगा। भागीदारी सुनिश्चित करती है लोगों की। सुशासन का तात्पर्य एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जो नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, नीति, न्यायपूर्ण नीति और जन भागीदारी अहम माने जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 13 तक, ठीक है। अगर और भी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, फॉलो तो करना भूलना मत, क्योंकि नोट्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाकी कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।